नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के गणित विषय में हमने समुच्चय चैप्टर प्रारंभ किया था और उसकी कुछ संक्रियाओं को भी हमने देखा था। आज हम करेंगे उन सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों के बारे में, है ना। तो एक एक करके हम प्रश्न लेते हैं। आपकी जो किताब का पहला जो उदाहरण है उसको हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, है ना। इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हल में देखिएगा, हल में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब मध्य पद के टुकड़े करेंगे, है ना। मध्य पद के टुकड़े में -2 और प्लस का 1 है ना। तो हमें यहाँ से टुकड़े मिलेंगे 2 गुणा माइनस का 1, तो ये अपने को माइनस का 2 मिलेगा। और 2 में जब हम -1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। x उभयनिष्ठ आ रहा है x प्लस का 2, यहाँ से -1 उभयनिष्ठ आ रहा है x प्लस का 2 बराबर 0। इन दोनों में से x प्लस 2 उभयनिष्ठ लेंगे, शेष बचेगा x माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो x का 1 मान आएगा -2 के बराबर और x का 1 मान आएगा +1 के बराबर। तो हमारा ये जो समुच्चय होगा इसका हल होगा, क्या हल होगा, रोस्टर विधि में यह होगा 1 माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा अंतिम आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर 40 से कम है का रोस्टर रूप लिखिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। x एक धन पूर्णांक है, x धन पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारे पास है x धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, है ना। इसे हमें किस रूप में बदलना है, इसे हमें रोस्टर रूप में बदलना है। देखिएगा यहाँ से हमें बोला गया है x और x एक धन पूर्णांक है, ठीक है। इसका मतलब हमें x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 को संतुष्ट करते हो, ठीक है। तो देखिएगा हल में अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान लेस देन 40 है, ठीक है, तो संख्याओं पे ध्यान दीजिएगा। x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आप देख सकते हैं इनका जब मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो इस केस में एक्स स्क्वायर का मान आएगा यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो रोस्टर रूप में हल इसका क्या होगा, रोस्टर रूप में हल, इसे कोई समुच्चय ए दे देते हैं और इसका मान आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। क्योंकि 1 से छोटा ले नहीं सकते यहाँ पर, है ना। और यहाँ से अगर 1 से छोटा लेने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखिएगा उस केस में हमारे पास क्या मान आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस केस में हमें मान आएगा, यहाँ पे नहीं ले सकते, कारण क्या है, हमें बोला गया है x जो है वो क्या है, एक धन पूर्णांक है ना। अगर केवल पूर्णांक बोलता तो नेगेटिव वैल्यू भी आती, लेकिन यहाँ पर केवल धन पूर्णांक बोला गया है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसके पश्चात अगला उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। हमें एक समुच्चय दे रखा है। इस समुच्चय में a बराबर 1, 4, 9, 16, 25, a बराबर 1, 4, 9, 16 और 25, है ना। और ये आगे बढ़ता जा रहा है,
और हमें बोला जाता है इसमें कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, है ना। इसको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब देखिएगा, सबसे पहले इन पे गौर करो, 1, 4, 9, 16, 25 ये सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में इसके हल में बोल सकते हैं a एक समुच्चय है x का, ठीक है, जहां x जो है वह एक प्राकृत संख्याओं का क्या है, वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है ना, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1, 4, 9, 16, 25 जो है वह एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो हम बोल सकते हैं यह एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला गया है, एक समुच्चय हमें दे रखा है और वो समुच्चय दे रखा है 1/2, 2/3, समुच्चय दे रखा है 1/2, 2/3, फिर 3/4, 4/5, और कहाँ तक दे रखा है, यह 4/5, 5/6 और 6/7, 5/6 और 6/7, ये हमें एक समुच्चय दे रखा है। हमें बोला गया है कि इस रोस्टर विधि को हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, इसके हल में ध्यान देना। अगर मैं 1/2 की बात करूं, है ना, तो 1 और 2 दोनों में अंतर 1 का है, 2 और 3 अंतर 1 का है, 3, 4 अंतर 1 का है, 4, 5 अंतर 1 का है, 5, 6 अंतर 1 का है, 6, 7 अंतर 1 का है। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि यह समुच्चय A है, ठीक है। समुच्चय A जो है वह समुच्चय है x का, जहां x का मान, ध्यान दीजिए, अंश कम है, हर ज्यादा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं n/n+1, ठीक है, n/n+1, जहां n जो है वह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n का मान कहां से कहां तक है, n का मान 1 से लगा करके कहां तक है, 6 तक है। कारण क्या है, क्योंकि अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो 1/1 + 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। n का मान 2 रखते हैं तो 2/2 + 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। n का मान 3 रखते हैं तो 3/3 + 1 4 मिलेगा। n का मान 4 रखते हैं तो 4/5 मिलेगा। 5 रखते हैं तो 5/6 मिलेगा। 6 रखते हैं तो 6/7 मिलेगा। और यही हमारा प्रश्न है जिसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में परिवर्तित किया है, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एक चार्ट है, यह चार्ट जो है यह भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखिएगा, इस चार्ट को भी हम देख लेते हैं। चार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है क्या कि बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चयों और दाईं और समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों को सही हमें क्या करना है, मिलान करना है, और मिलान करके बताना है कि कौन सा किसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो बाईं ओर जो लिख रखा है उसको भी देखते हैं, दाईं ओर जो लिख रखा है उसको भी देखते हैं, फिर दोनों का मिलान करेंगे कि कौन सा किस में संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में बाईं ओर हमें दे रखा है PRINCAL, है ना, PRINCA और L, ठीक है, ये हमें दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है क्या, केवल शून्य, है ना, केवल शून्य। तीसरा हमें क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ठीक है। चौथा हमें दे रखा है 3 और -3, चौथा हमें दे रखा है 3, -3, है ना, 3, क्या दे रखा है, -3। और इसके दूसरी तरफ जो है वो हमें दे रखे हैं ABCD में दे रखे हैं, ठीक है। देखिएगा क्या, यहां पर A,
बी, सी और डी, है ना। अब हमें इनका मिलान करना है, तो ए बी सी डी को भी देख लेते हैं। x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। x एक धन पूर्णांक और 18 का भाजक, 18 का क्या है, भाजक है, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। बी पार्ट क्या दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। x एक पूर्णांक है, ठीक है, x एक पूर्णांक है और किसको संतुष्ट करता है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अगला में दे रखा है x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 0। x एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट डी पार्ट क्या दे रखा है, x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, ठीक है, एक अक्षर है। अब देखिएगा, इनको हमें मिलान करना है, तो साफ सी बात है प्रिंसिपल वाला तो D से मिल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल के आप देख सकते हो PRINCAL, है ना। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो रिपीट हुआ है, जैसे I 2 बार आया लेकिन I इसमें केवल एक बार ही लिखा है, तो हम जानते हैं कि समुच्चय में अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। अब दूसरा एक चेक कीजिएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 की बात करूं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की बात करूं, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या, 0। तो एक्स स्क्वायर का मान 9 आएगा, तो एक्स का मान क्या आएगा, प्लस माइनस का 3 आएगा। तो प्लस माइनस का जो 3 है वो इस b से जुड़ जाएगा, ठीक है, इस b से जुड़ जाएगा। फिर शून्य की बात करें तो आप देख सकते हो कि x प्लस 1 बराबर 1 है, तो x बराबर 1 से 1 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। या पक्षांतरण करके भी हम हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो है सेकंड जो है वह c से जुड़ जाएगा, और लास्ट जो है वो 1 2 3 6 9 18, जो कि 18 के भाजक है। 18 के भाजक का मतलब है 18 में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहां से क्या चीज, कि इस तरीके से हम संख्याओं का दिए गए दोनों पक्षों का मिलान कर सकते हैं, ठीक है, और आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो पहले जो आपके सवाल दे रखे हैं वो सवाल जो है वो मैं नहीं लिखूंगा, केवल उसके उत्तर लिखूंगा, क्योंकि चीज समझने वाली है। तो पहला देखिएगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो पहला आएगा जनवरी, जून, जुलाई, है ना। तो ये तीन जो हैं यह जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, यह सुपरिभाषित हैं, क्योंकि सभी का आंसर सेम आएगा। तो हम बोलेंगे ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय होगा या समुच्चय है ना, क्योंकि यह क्या है, सुपरिभाषित है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली से क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी है, किसी के लिए हरिवंश राय बच्चन जी है ना, तो किसी के लिए सुमित्रा नंदन पंत है। तो सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी है, तो हम बोल सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है, यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं है। तो हम बोल सकते हैं समुच्चय नहीं है ना। मैंने आपको बता दिया समुच्चय नहीं है। क्लियर है भाई। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सेम टू सेम बात है, सर्वश्रेष्ठ की कोई यहाँ पर परिभाषा नहीं है।
कोई किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है, तो तीसरे का भी आंसर सेम होगा। चौथा देखेंगे, चौथे पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल, क्योंकि कक्षा में तो आपको पता है कि अटेंडेंस रजिस्टर भी बनता है, सबकी अटेंडेंस भी लगती है, तो सभी सुपरिभाषित है, तो यह क्या होगा, समुच्चय होगा, है ना। हालांकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन समुच्चय की बेसिक अवधारणा को समझाने के लिए इस तरीके के सवाल जो है वो आपके किताब में दे रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पांचवें पार्ट की। पांचवें पार्ट में क्या बोला गया है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल सही है, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो b बराबर 1 2 3 से लगा करके 100 से कम मतलब 99, मतलब यह सुपरिभाषित है, अतः हम बोल सकते हैं कि यह समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। छठा पाठ, छठे पाठ में हमें क्या बोला गया है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल सही बात है कि किसी के द्वारा उपन्यास दे रखे हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करके वो उपन्यास लिखे हैं, तो हमें पता भी है कि उन्होंने कौन कौन से लिखे। तो किताबें, उपन्यास किसी लेखक के द्वारा लिखी जाती है, तो यह सुपरिभाषित है, तो यह समुच्चय है, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में देखिएगा, फिर उसके पश्चात सातवें की बात करेंगे। सातवें में क्या बोला गया है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांकों का संग्रह बिल्कुल होगा, मान लीजिए सी है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो हम बोल सकते हैं प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 8, है ना, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यह सुपरिभाषित है, तो यह समपूर्णांकों का संग्रह होगा, ठीक है। अब जीरो जो आता है वो सम विषम दोनों में आता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको न लें तो ही उचित होगा, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं आठवां भाग। आठवें भाग में हमें बोला गया है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल सुपरिभाषित है, क्योंकि हम इन्हें क्रमबद्ध तरीकों से कर सकते हैं। सुपरिभाषित होगा क्योंकि इनके नाम है, इनका अंक है, कौन सी प्रश्नावली में कौन सा प्रश्न है, ये सभी है, सुपरिभाषित है, मतलब समुच्चय है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं नौवां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि खतरनाक तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए छिपकली भी खतरनाक है, किसी के लिए कॉकरोच भी खतरनाक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम संग्रह करें, खतरनाक से मतलब नहीं, काफी बार क्या होता है कि गली का जो यहाँ पे कुत्ता जो होता है वो भी सामान्यतः शांत स्वभाव का होता है, लेकिन किसी दिन उसको पता नहीं क्या कुछ हो जाए तो वह भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि खतरनाक का जो समूह है वह परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट में अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है इस चिन्ह का प्रयोग करना, ये चिन्ह और ये चिन्ह, है ना। इसका मतलब होता है का सदस्य है ना, और इसका मतलब होता है का सदस्य नहीं है। बात समझ में आ रही है, का सदस्य है और का सदस्य नहीं। अब हम देखेंगे कि दोनों को कैसे हम यहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना, कैसे दोनों को हम यहां पे प्रश्नों में हल कर सकते हैं, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। देखिएगा, हमें एक समुच्चय दे रखा है प्रश्न क्रमांक 2 में, है ना, हमें एक समुच्चय दे रखा है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला है 5 रिक्त स्थान a, है ना, 5 रिक्त स्थान a। दूसरा हमें दे रखा है यहां से क्या, 8 रिक्त स्थान a, 8 रिक्त स्थान a। तीसरा हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 4 2 10, 0 4 2 और 10, है ना।
इसमें हमें बताना है कि कौन से में का सदस्य वाला चिन्ह आएगा और कौन से में का सदस्य वाला चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, ये हमें बताना। क्लियर है? अब आपको पता है का सदस्य का मतलब ये है कि ए हमें दे रखा है और चेक करना है कि 5 ए का सदस्य है कि नहीं। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, अगर 5 इसमें दिखाई दे रहा है तो ये वाला चिन्ह लगाना है, और दिखाई नहीं दे रहा है तो ये वाला चिन्ह लगाना है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से 5 हमें इसमें दिखाई दे रहा है तो चिन्ह ये वाला आएगा। 8 दिखाई दे रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 में 8 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है तो चिन्ह ये वाला आएगा। 0 दिखाई नहीं दे रहा है, चिन्ह ये वाला आएगा। 4 दिखाई दे रहा है, चिन्ह ये वाला आएगा। 2 दिखाई दे रहा है तो यह आएगा, बिलोंग्स टू का मतलब का सदस्य है। 10 दिखाई नहीं दे रहा तो हम बोल सकते हैं कि यह सदस्य नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन आपको सारे मैं प्रश्नावली वाइज एक एक करके करवा रहा हूं। देखिएगा, अगला सवाल है, तीसरा प्रश्न है ना, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपकी प्रश्नावली जो है 1.1 का जो तीसरा सवाल है वो देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में बदलिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्वेश्चन 3 है, हमें a बराबर दे रखा है। ठीक है, a बराबर दे रखा है क्या? x एक पूर्णांक है और x का मान -3 और 7 के मध्य। x बिलोंग्स टू इंटीजर और x का मान -3 और 7 के मध्य। तो अब हमें साफ तौर पे पता चल रहा है -3 और 7 के मध्य। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ये वाला चिन्ह है तो -3 को सम्मिलित नहीं करना है, ये वाला चिन्ह है तो 7 को सम्मिलित नहीं करना है। अगर ये वाला चिन्ह होता मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता, या फिर ये वाला चिन्ह होता तो हम -3 और 7 को सम्मिलित करते हैं ना। तो यहाँ पर -3 और 7 सम्मिलित नहीं होंगे, तो हमारे पास आएगा -2 -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 और 6 तक आके रुक जाना है। 7 नहीं लेना क्योंकि 7 सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीज समझ में आ गई होगी। ये आपके पास पहला भाग है, ये इसका दूसरा भाग है ना। दूसरे भाग में b एक समुच्चय x का संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। b जो है वह समुच्चय है x का, x जो है वह 6 से कम क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, 6 से कम प्राकृत संख्या, b का मान प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और 5। 6 से कम है, 6 को सम्मिलित नहीं करना है। अगर बोला जाता 6 या 6 से कम तो 6 को सम्मिलित करते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। तीसरा भाग c जो है वह समुच्चय x का 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तीसरा c जो है वह समुच्चय x का और x जो है वो 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसका योग 8 है, जिसका योग जो है वो 8 है। ठीक है, अब 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसका योग 8 है, तो अब सिंपल सी बात करेंगे, एक साथ लेंगे 17, एक में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि बोला गया है कि x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है ना। तो एक 7 है तो 7 1 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, 6 2 भी आएगा, है ना। फिर 4 4 भी आएगा, है ना। अब आप बताइए इसके अलावा कोई आ सकता है क्या? इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा। प्रश्न को समझिएगा, योग 8 होना चाहिए और 2 अंकों की प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो ये सारी 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिनका जो योग है आप देख सकते हैं, अंकों का योग 8 के बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। इसका चौथा पाठ मैं मान लेता हूं a बराबर x अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक है, 60 की
भाजक है, मतलब ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका 60 में पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो अब यहां से हम ले लेते हैं a बराबर सबसे पहले 2 3 है ना, अभाज्य संख्या 60 में 2 का भाग जाता है, 60 में 3 का भाग जाता है, 2 और 3 दोनों कौन सी है, अभाज्य संख्या है। 5 की बात करूं तो 5 भी अभाज्य संख्या है, 60 में पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 का भाग जाएगा लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 13 14 15 15 अभाज्य नहीं है। 16 17 18 19 20 21 22 23 है अभाज्य संख्या लेकिन भाग नहीं जाएगा। फिर 24 25 26 27 28 29 30, तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से भाग जो है वो कंप्लीट जाएगा नहीं। तो एक बार 60 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं ना, तो सबसे पहले मैं इसे क्या लिखता हूँ, 6 गुणा 10 लिखता हूँ। 6 को मैं 2 गुणा 3 कर सकता हूँ और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ। देखो 2 3 5 और 2, तो आप देख सकते हैं 2 3 5 और 2 के अलावा कोई ऐसा अंक है ही नहीं जो अभाज्य होने के साथ साथ में इसमें पूरा पूरा भाग देता हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 2 3 और 5 ही होगा। बात समझ में आ रही है सभी को ना? तो इस तरीके से आपको अगर समझ में नहीं आए तो टुकड़े करके भी देख लीजिए, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 अभाज्य नहीं होगा, तो 2 3 और 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अगला जो 5वां है, मान लीजिए बी ले लेते हैं। ठीक है, बी हमें बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के जितने भी अक्षर है उसका समुच्चय। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री लिख लेता हूं ताकि जो रिपीटेड आ रहा है उसको हटा सके। ठीक है, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो देखिएगा मान लीजिए हम इसे बी ले लेते हैं, तो सबसे पहले टी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर से ओ आया है उसको नहीं लिखना है, फिर उसके पश्चात एम आएगा, एम के बाद में ई आएगा, है ना, ई के बाद में टी आएगा लेकिन टी पहले आ चुका है, आर पहले आ चुका है, लास्ट में क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई होगा। ठीक है जी, क्योंकि जो रिपीटेड है, जो पुनरावृत्ति वाले हैं उनको वापस नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला है अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्रम दे रखा है ए बी सी, फिर इसके पश्चात इसमें डी दे रखा है, ई और एफ दे रखा है ना, ये डी ई है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे मैं डी ई कर देता हूँ। ठीक है, ये डी है और ये ई है, ये डी ले लो और ये ई ले लो। ठीक है, जैसा प्रश्न में दे रखा वैसा लेना। इसके पश्चात एफ, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अब देखिएगा छठा जो है वो है बेटर, बी ई डबल टी ई आर, यही हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, बी ई डबल टी ई आर। तो ये जो है हमारा एफ हो जाएगा। एफ में सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, और टी 2 बार है नहीं लेंगे, एक बार ही लेंगे, ई एक बार आ चुका है तो अंत में कितना आएगा, आर आएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर होगा वह अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। ठीक है, अब देखिएगा चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में कुछ प्रश्न दे रखे हैं और हमें बोला गया है कि इन्हें समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखना है ना, समुच्चय निर्माण में परिवर्तित कीजिए, समुच्चय निर्माण में परिवर्तित कीजिए, है ना, परिवर्तित कीजिए, ये हमें बोला गया है ना, समुच्चय निर्माण में परिवर्तित कीजिए, चौथे प्रश्न में बोला गया। तो मैं फटाफट से यहां पर लिख देता हूं कि 3 6 9 12 पहला है, इसमें दे रखा है 3 6 9 12, है ना। दूसरा इसमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2 4 8 16 32, 2
4, 8, 16 और 32। ठीक है, तीसरा इसमें दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है, 2, 4 सॉरी 5, 25, 125, 625, 5, 25, 125 और 625। ठीक है, चौथा में दे रखा है 2, 4, 6, 2, 4 और 6 और ये मामला बढ़ता जा रहा है आगे। फिर पांचवा दे रखा है 1, 4, 9 और 100 तक, 1, 4, 9 और मामला कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसके सम्मुख ही हम इसको परिवर्तित करेंगे। देखिएगा, इसको लिखने का तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए हम इसे समुच्चय ए मानते हैं। समुच्चय ए जो है वो है x का, जहां, है ना, लिखने का तरीका a बराबर है एक समुच्चय किसका, x का, जहां अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे 3 के गुणज है, तो मैं लिख देता हूं x बराबर क्या है, 3n है ना, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि प्राकृत संख्या, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन हमें निर्धारित भी करना है n का जो मान है वो 1 से 4 के बीच में है, क्योंकि अगर आप इसको वेरी कर दोगे तो 3, 6, 9, 12 के अलावा भी कुछ आंसर आ सकता है, क्योंकि 1 लोगे तो 3 आएगा और 4 लोगे तो अंतिम 12 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर इसको मैं b ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसे मैं इस बार y ले लेता हूँ, x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, तो अब देख सकते हैं इसमें 2 के बाद में 4 हुआ, 4 के बाद में 8 हुआ, 8 के बाद में 16 हुआ, 16 के बाद में 32 हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे मैं बोलता हूँ यह एक समुच्चय है y का, y बराबर आएगा 2 की घात n। ठीक है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n का जो मान है वो 1 से 5 के मध्य है। कारण क्या है, क्योंकि जैसे आप n का मान 1 रखोगे 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 2 की घात 3 8 मिलेगा, 4 रखोगे 2 की घात 4 16 मिलेगा, 5 रखोगे तो 2 की घात 5 क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। C एक समुच्चय है Z का, इस बार 5, 25, 125, 625, तो सेम टू सेम वही बात, Z बराबर आएगा 5 की घात n, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n का मान इस बार 1 से लगा करके 5 तक ही होगा। फिर से देखिएगा वही काम है, 5 की घात 1 रखोगे 5 आएगा, 2 रखोगे 25 आएगा, 3 रखोगे 125 आएगा, 4 रखोगे तो 625 आएगा। ठीक है, इसे हम d ले लेते हैं और x का समुच्चय 2, 4, 6 और मामला आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस बार x बराबर कितना आ रहा है, 2n आ रहा है ना, 2 का गुणा जा रहा है, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। इस बार हमें n को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इस तरीके से प्रतिबंधित नहीं करना है, क्योंकि ये मामला आगे अनंत तक जा रहा है। तो 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा, 5 रखोगे 10 आएगा, और हमें सारी प्राकृत संख्याओं को रखना है। तभी हमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कभी भी यहाँ पर डॉट 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 आए, इसका मतलब क्या होता है, यह अपरिमित समुच्चय होता है। मैंने आपको बताया था परिमित और अपरिमित के बारे में। ठीक है, अगला देखिएगा, ई मान लेते हैं y का। इस बार देखो संख्याओं का वर्ग आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 16। तो हम बोल सकते हैं कि यह है अपने पास y बराबर क्या है, n स्क्वायर है ना, जहां पर n प्राकृत संख्या है। ठीक है, और n का मान, n प्राकृत संख्या है और n का जो मान है वो 1 से लगा करके 10 के मध्य, 1 से लगा करके 10 के मध्य, क्योंकि जैसे आप n का मान 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, और अंत में 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चौथा प्रश्न जो है वो आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट में जो है पांचवा प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, पांचवा प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों की सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। अभी आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे रखा है। ठीक है,
तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला ए, ये आपका प्रश्न है कौन सा? पांचवा। ये पांचवा प्रश्न है, ठीक है। पांचवें प्रश्न में हमारे पास पहला ए बराबर क्या दे रखा है हमें? x एक विषम प्राकृत संख्या है, x का समुच्चय है और x एक विषम प्राकृत संख्या है ना, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। चलो भाई, फिर इसका दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग हमें क्या दे रखा है? b, x एक पूर्णांक है और इसका मान -1/2 से 9/2 के मध्य। x बिलोंग्स टू इंटीजर और x का मान -1/2 से प्लस के 9/2 के मध्य, ठीक है। इसका तीसरा भाग c एक समुच्चय x का, x एक पूर्णांक है और x² का मान, c एक समुच्चय है x का, x एक पूर्णांक है और x² का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है? 4 है, ठीक है जी। अगला इसका चौथा भाग है ना, चौथा भाग देखते हैं यहां से। पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूं ताकि चौथा भाग है यहां से, d समुच्चय x का लॉयल शब्द का एक अक्षर है, d समुच्चय है x का जहां पर x है वो लॉयल शब्द का अक्षर है, ठीक है, लॉयल शब्द का अक्षर है। फिर इसमें एक दो और बच जाते हैं, वो मैं एक साथ लिख देता हूं, फिर सभी को हल करेंगे एक साथ ही, ठीक है। इसके पश्चात क्या है? ई जो है एक्स का है, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है। तो ये अपने पास पांचवा। ई जो है, एक्स जो है वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है। और एक अंतिम इसमें है एफ, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। ये है अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है उस पर थोड़ा गौर करेंगे। ये पांचवा पूरा कंप्लीट मैंने लिख दिया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिएगा, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यहां पर इसका आंसर लिखूंगा a बराबर विषम प्राकृत संख्या का मतलब क्या होगा? ऐसी सारी प्राकृत संख्याएं जो विषम है, मतलब 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास? 9 आएगा, 11 आएगा और मामला आगे बढ़ता जाएगा। बस हमारा आंसर यहीं खत्म होता, ठीक है। जितनी भी विषम प्राकृत संख्या, सारी तो लिख नहीं सकते, तो आगे डॉट 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 करके आगे बढ़ता जाएगा। b, x एक इंटीजर है जो -1/2 से 9/2, तो -1/2 का मतलब क्या होगा? माइनस के 0.5 से प्लस के 4.5 के बीच में ना। 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5 के बीच में। तो माइनस के 0.5 से इधर जाना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा? पहला तो मिलेगा -1, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 4। क्योंकि 4.5 है, 4.5 से उधर नहीं जाना है, 4.5 से कम है, तो हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3 और 4 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है बात सभी को, है ना? क्योंकि -1/2 से इधर माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4, फिर आगे हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा सी पार्ट है। सी पार्ट हमें बोला गया है कि यह एक समुच्चय है किसका? x का, और x जो है वो क्या है? एक
पूर्णांक है, तो हमें वो सारे के सारे पूर्णांक इसमें संतुष्ट करवाने हैं जो कि हमारा मान जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या देते हैं, 4 देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इसको हल करता हूं और हल करेंगे तो देखिएगा, इसको हल करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और आपको ये चीज समझना भी आवश्यक है कि कैसे इस तरीके को इस तरीके से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं -2 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, 0, 1 और 2, इसके ये सारे आंसर आएंगे। कारण क्या है, कारण क्या है, -2 का आप स्क्वायर करो, देखो -2 का आप स्क्वायर करो तो आपको 4 मिलता है, -1 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलता है भाई, यहाँ से 1 मिलता है, 0 का स्क्वायर करो तो आपको 0 मिलता है, 1 का स्क्वायर करो तो आपको 1 मिलता है, और 2 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो हमारा जो x है वह एक पूर्णांक है, मतलब -2, -1, 0, 1 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर या तो 4 मिलेगा या 4 से कम मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए अब इसको मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा आपको अच्छे से, है ना, क्योंकि एक अंतराल रूप आएगा, उस अंतराल रूप में इस चीज को मैं पूरा क्लियर करूंगा, तो वो अलग से ही टॉपिक है हमारा समुच्चय का। अभी तो आप ध्यान से देखिए, -2, -1, 0, 1 और 2 का वर्ग जो आएगा हमेशा 4 या 4 से कम आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको मैं अंतराल रूप में समझाऊंगा बिल्कुल, अपना नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी उसमें एक टॉपिक आएगा, तब पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, डी हमारे पास एक समुच्चय x का जो कि लॉयल शब्द का अक्षर है, तो एक लेंगे l, o लेंगे, y लेंगे, a लेंगे। देखो l पहले आ चुका है तो वापस उसको पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक बार जो अक्षर आ जाता है वह वापस समुच्चय में नहीं लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करेंगे x वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन नहीं है। तो आपको पता होगा कि 30-31 हम इस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जनवरी की, है ना, तो जनवरी में 31 दिन होंगे, तो जनवरी हमारा आंसर नहीं होगा, तो पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा फरवरी, है ना। फरवरी के पश्चात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आएगा, है ना, आप निकाल सकते हो ऐसे, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर आपके पास मई, जून, जून आएगा, जून के बाद में जुलाई नहीं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद में आपका अगस्त, अगस्त भी 31 का होता है, फिर सितंबर, सितंबर लेना है, फिर आपके पास क्या आएगा, अक्टूबर 31 का होता है, फिर नवंबर लेंगे ना, नवंबर। तो ये सारे के सारे ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई आपको? तो ये तरीका जो है बचपन में भी आपको बताया जाता है कि अगर आप यहाँ से हाथ को इस तरीके से आप रखें तो जो ऊपरी उभरा वाला पोर्शन है उसमें आपके जो महीना आएगा, तो जनवरी 31, फरवरी 29 या फिर 28 का, फिर मार्च 31 का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, तो एफ का जो आंसर होगा, तो काफी सारे बच्चे जो है वो के से पहले केवल जे लिखते हैं, केवल जे नहीं होगा, के से पहले जितने भी आते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि ये बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, तो ये एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब जो सारे के सारे व्यंजन जो के से पहले आते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि के से पहले कौन कौन से आते हैं, तो मैं एक बार के तक की ABCD लिख देता हूं, ABCDEFGHIJ और के। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है यह आते हैं के से पहले। ठीक है, लेकिन हमें उसमें से वही लेना है जो व्यंजन है, क्योंकि के से पहले तो कुछ स्वर भी आते हैं, तो स्वरों को नहीं लेना है, केवल किसको लेना है, व्यंजनों को लेना है। तो ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, सी, डी,
F, G, H, J। तो हमारा यह प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पार्ट, छठा पार्ट है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि छठे पार्ट का आपको मिलान करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये पार्ट जो है वो आपका मिलान हो जाएगा अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बात ही नहीं इसमें नहीं समझने वाली, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, साथ ही साथ हमने प्रश्नों को भी हल किया, है ना। तो ये जो प्रश्न है वो मैंने आपको एक एक करके बताए। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 से लगा करके हमने एक्सरसाइज के काफ़ी प्रश्न जो हैं वो इसमें हल किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले एक प्रश्न की। ठीक है, वो मेरे हिसाब से आपसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। मिलान वाला है, मिलान वाले में 2 सवाल पहले ही करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन सबको एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, एक बार मैंने आपको ये पढ़ा दिया, जब आप इसको एक बार देख लेंगे वीडियो को, तो वापस आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन है वो आप किताब से पुनः अपने स्वयं से प्रयास कीजिए, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।